हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अगस्त 2021 की कक्षा 8th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13 की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया गया है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी अपना जो वायुमंडल है इसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। बच्चों, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी 1% अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का एक अहम अवयव होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो हम इंसान होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है इसको डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। जो पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं बच्चों, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल की नाइट्रोजन, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल की, उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिनको आसानी से अवशोषित कर सके पौधे, उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में, फलीदार कौन से होते हैं, मटर हो गया, सेम हो गया, ऐसे पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक है। फिर है, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। यानी कि ये जो नाइट्रोजन चक्र दिया गया है, इसकी सहायता से हम समझेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में कैसे इसकी मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। सबसे पहले देखिए, मिट्टी में जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यौगिक है, ये मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है। फिर पौधों की जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन जंतुओं तक पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद, जब पौधे नष्ट हो जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु कवक होते हैं, इनसे नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों के द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। कुछ तो मिट्टी में चली जाती है और कुछ नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये नाइट्रोजन चक्कर है, ये आपको आपकी नोटबुक में भी बनाना है। ठीक है बच्चों। फिर आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए। सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। फिर है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों के द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों के द्वारा होता है? जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, पौधे करते हैं, कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। ये आपको वीडियो को पॉज करके सभी जो क्वेश्चन हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। ठीक है। फिर है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर भी हमें ऊपर ही ऊपर मिलेगा, देखिए।
क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का एक अहम अवयव है जो सजीवों के लिए क्या है बच्चों, बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर होती है, नाइट्रोजन चक्कर बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो ये कैसे स्थिर रहती है, ये बच्चों नाइट्रोजन चक्कर है, ये आपको देख के अपनी नोटबुक में बनाना है। और ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी अभी, ये किस चीज़ की है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस है। तो ये सारी आपको लिखनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो चैप्टर है, ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को वापस रोकें, पीछे करें और दोबारा देखें, आपको ये वर्कशीट ज़रूर समझ में आ जाएगी। वरना आप कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। बच्चों अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।